मोहल्ले में बिना रसोई वाला ससुराल। आखिरकार ये बिना रसोई वाला पनौती ससुराल एक और बहू ले आया ब्याह कर। अरे काहे का ससुराल जी, जिस ससुराल में रसोई ही नहीं है वो भी कोई ससुराल होता है। भगवान जाने कैसे ये लड़की वाले इन्हें अपनी लड़कियां दे देते हैं। अब ये बहू भी बाजार से जोमेटो स्विगी करके काम चलाएगी। अरे इस बिना रसोई वाले ससुराल में तो बहू की पहली रसोई भी या तो बाहर चूल्हे पर होती है या फिर बहुएं बाजार से खाना मंगवा कर अपने ससुराल वालों को खिलाती हैं। आज सोनिया का अपने ससुराल में गृह प्रवेश है। गृह प्रवेश के समय उसके ससुराल की पड़ोसन आपस में चुगली कर रही हैं और उसके ससुराल वालों को मजाक उड़ा रही होती हैं और सोनिया उनकी बातें सुनकर हैरान है। तभी उसकी सास आगे आती है। बेटा तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, आज तेरा गृह प्रवेश है। सीधे पैर से कलश लुढ़का कर अपने घर में गृह प्रवेश कर। सोनिया अपनी सास की बात मानकर सीधे पैर से कलश रखकर घर में प्रवेश करती है। जैसे ही अंदर जाती है, दरवाजे के ठीक बाहर एक मिट्टी का पुराना चूल्हा देखकर ठिठक जाती है। अरे राधिका भाभी, हमारा घर तो इतना आलीशान है, फिर दरवाजे के बाहर ये चूल्हा क्या कर रहा है? अरे आज तो तुम्हारा पहला दिन है ससुराल में, आज ही सारी चीजें पूछ लोगी क्या? जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, कल तुम्हें सब अपने आप पता चल जाएगा। सोनिया को कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन वो अभय के साथ अपने कमरे में चली जाती है और रात चैन से सो जाती है। आज तो मेरी ससुराल में पहली रसोई है। आज तो मैं अपनी सास के लिए बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। माँ ने समझा कर भेजा था कि ससुराल वालों के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो अपने हाथ का खाना बनाकर सभी का दिल जीत लूंगी। अरे अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो इतनी देर से? आपको नहीं समझ में आएगा, नया नया ससुराल है ना, तो हर लड़की को एक्साइटमेंट होती ही है। चलो अब मैं नीचे जा रही हूँ, आज मेरी पहली रसोई है। सोनिया तेज तेज कदमों से नीचे आती है। पूरे घर को आंखें घुमा घुमा कर देखती है, लेकिन कहीं भी रसोई नहीं दिखाई देती। अरे राधिका भाभी, हमारे ससुराल में रसोई कहाँ है? पूरे घर में कहीं भी रसोई नजर नहीं आ रही। अरे होगी तब नजर आएगी ना। हमारा ससुराल मोहल्ले में बिना रसोई वाला ससुराल मशहूर है। क्या बिना रसोई वाला ससुराल? ये भी कोई ससुराल होता है? हाँ बेटा, हमारा ससुराल बिना रसोई वाला ही है। अगर तुम्हें कुछ भी खाना पीना है तो तुम बाहर से मंगवा सकती हो, और अगर कुछ बनाने का मन हो तो दरवाजे के बाहर चूल्हा रखा हुआ है, उसी पर खाना बना सकती हो। लेकिन इस घर में ना तो रसोई है और ना ही घर के अंदर खाना पकाया जाता है। लेकिन मम्मी जी, हर घर में रसोई होना तो कंपलसरी होता है, तो फिर हमारे घर में रसोई क्यों नहीं है? देखो बहू, मुझसे इतने ज्यादा सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें खाना बनाने का ज्यादा ही शौक है तो बाहर चूल्हा रखा हुआ है, तुम उसे जलाकर खाना बना सकती हो। बाहर ही एक छोटी सी अलमारी भी है, उसमें ही तुम्हें मिर्च मसाले मिल जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो चूल्हा जलाना आता ही नहीं है। अगर चूल्हा जलाना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो, और जिस तरह बड़ी बहू बाजार से मंगाकर खाना खा लेती है, तुम भी वैसे ही खा लेना। सुमित्रा जी सोनिया से साफ साफ सीधे शब्दों में बात कह रही थी। अपने कमरे में चली जाती है कि तभी सवाल बहुत ज्यादा पूछती हो। जब मम्मी जी ने मना कर दिया कि हमारे घर में रसोई नहीं है, इसका मतलब नहीं है। वैसे भी विवेक सभी के लिए नाश्ता लेने गए हैं। आज हम सभी नाश्ते में कचौड़ियाँ खाएंगे। लेकिन पहली रसोई का शगुन तो हमेशा घर की बहू घर में ही कुछ बना कर करती है। एक काम करती हूँ, मैं YouTube से चूल्हा जलाना सीख लेती हूँ। उसके बाद सभी के लिए ज्यादा नहीं तो केवल हलवा ही बना दूंगी। अपने मन में ऐसा सोचकर सोनिया YouTube ऑन करती है और चूल्हा जलाने की वीडियो देखकर घर के बाहर चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती है और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगती है। सोनिया, आज तो तुझे चूल्हा जलाना सीखना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी सी लकड़ियाँ और कोयले डालकर इसमें मिट्टी का तेल डाल देती हूँ, इससे जल्दी से चूल्हा जल जाएगा। YouTube में बताए तरीके से सोनिया चूल्हा जला लेती है और उस पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें घी और सूजी डालकर भूनने लगती है। जिस समय सोनिया हलवा बना रही होती है, तभी पड़ोस की औरतें उसे चूल्हे पर हलवा बनाते हुए देख लेती है। हे भगवान, देख लो, हमने कहा था ना इस घर के लोग पहले ही दिन नई नवेली बहू से चूल्हा जलवा देते हैं। और अब बिना रसोई वाले ससुराल में बहुएं ब्याह कराएंगी तो यही होगा ना मोहल्ले में। अरे देखो तो, मुझे तो बेचारी नई नवेली बहू पर बड़ा तरस आ रहा है। कैसे बेचारी चूल्हा जला रही है, धुआं देखकर लगता है जैसे पूरा मोहल्ला जंगल की आग में जल रहा हो। हाँ, और कल तो सुमित्रा जी खुद खांस खांस कर परेशान हो गई थी, फिर भी रसोई नहीं बनवाएंगी।
तीनों पड़ोसन सोनिया के ससुराल का मजाक उड़ाकर हंसती हंसती वहाँ से चली जाती हैं। मुझे आज मम्मी जी से पूछना ही पड़ेगा कि आखिर हमारे घर में रसोई क्यों नहीं है और ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। सोनिया जल्दी से हलवा बनाकर चूल्हे के पास से उठकर सुमित्रा देवी के कमरे में जाती है। मम्मी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में रसोई क्यों नहीं है और ये आस पड़ोस की औरतें हमारे बारे में इतनी बातें क्यों करती रहती हैं, हमारा मजाक क्यों उड़ाती रहती हैं। बहू, आज तो तूने ये सवाल कर ही लिया। आज के बाद बिल्कुल भी मत करना। हमारे घर में रसोई नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। तुम्हें अगर खाना खाना है तो बाहर से मंगवा लो। कभी भी बड़ी बहू ने भी घर में खाना नहीं बनाया, तुम भी मत बनाना। सोनिया सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल रही होती है। दरवाजे के बाहर राधिका खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो ये ज्यादा चुलबाजी करके घर में रसोई बनवा ले। अच्छा हुआ इस घर में रसोई नहीं है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। अगर रसोई बन गई तो मुझे भी रोज खाना बनाना पड़ेगा। अपने मन में बातें सोचती हुई राधिका भी अपने कमरे में चली जाती है और शाम के समय घर के बाहर सुमित्रा देवी चूल्हा जलाकर खाना बना रही होती है। अचानक उनकी खांसी तेज हो जाती है। सोनिया उन्हें देख लेती है और जल्दी से एक गिलास पानी लेकर अपनी सास के पास जाती है। अरे मम्मी जी, आपको इतनी तेज खांसी हो रही है, फिर भी आप चूल्हे के पास क्यों बैठी हुई हैं? ये लीजिए, पानी पीजिए। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैंने चूल्हा जला दिया है। आज तुम सब लोग घर का खाना खा लो। सोनिया की सास सुनीता जी उसे दिन में खाने में पूरी सब्जी बनती है। सोनिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। खाना खाते खाते चूल्हे के धुएं की वजह से सास ससुर दोनों लगातार खांस रहे हैं। उन्हें देखकर पता नहीं, जब चूल्हा जलाने के बाद मम्मी जी पापा जी को इतनी खांसी होती है तो ये लोग घर के बाहर चूल्हा क्यों जलाते हैं? घर में रसोई क्यों नहीं बनवा लेते? सोनिया मन में बातें सोचते हुए खाना खाती है और खाना खाने के बाद रात के समय अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे बैठे अभय, मुझे ये बात जाननी है कि हमारे घर में रसोई क्यों नहीं है। हम घर के बाहर चूल्हे पर कभी कभी खाना बनाते हैं, कभी कभी बाजार से मंगवा लेते हैं। अगर हमारे घर में रसोई होगी तो हम गैस पर खाना बनाते। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से मम्मी जी पापा जी को खांसी होती रहती है। अरे यार सोनिया डार्लिंग, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने इस घर में रसोई नहीं देखी। हम शुरू से ही ऐसा खाना खाते आए हैं। या तो मम्मी चूल्हे पर बनाती थी या पड़ोस के घर जाकर बना लेती थी या फिर पापा बाजार से खाना ले आते थे। लेकिन तुमने देखा ना आज मम्मी जी पापा जी कितना खांस रहे थे। चूल्हे के धुएं की वजह से उन्हें खांसी होती है। हाँ हाँ मुझे पता है, डॉक्टर ने मम्मी को दमा यानी सांस की बीमारी बताई है। मम्मी के फेफड़ों में धुएं की वजह से काफी डैमेज हो गया है। लेकिन हमारे घर में हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। तुम खाने की इतनी टेंशन क्यों लेती हो? आओ तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना। अभय सोनिया की बात को नजरअंदाज करके उसे बाहों में लेकर सो जाता है। अगले दिन अभय और विवेक दोनों जॉगिंग करने के लिए पार्क में गए होते हैं और आपस में बातें करते हुए, विवेक भैया, मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग घर पर बिरयानी, थेपला और ढोकला लेकर चलते हैं। हाँ हाँ, कल रात को मम्मी बहुत ज्यादा खांस रही थी। थोड़ा हैवी नाश्ता लेकर चलते हैं ताकि लंच का भी इंतजाम हो जाए। विवेक और अभय जॉगिंग करते करते मार्केट की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले वो दोनों बिरयानी वाले के पास रुकते हैं। भाई साहब एक काम करो, आधा किलो वेज बिरयानी पैक कर दो। ये लीजिए भाई साहब, आपकी आधा किलो बिरयानी, 200 रुपए दे दीजिए। चलो भैया, अब गुजराती मिष्ठान भंडार से ठेपला और ढोकला ले लेते हैं। दोनों भाई गुजराती स्थान भंडार की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे मोटा भाई, 20 थेपला और 1 किलो ढोकला पैक कर दो और मीठी चटनी जरा ज्यादा रख देना। और अरे बेटा विवेक, तुम लोग हर दूसरे दिन इतना सारा खाना लेकर क्यों जाते हो घर में? औरतें खाना नहीं बनाती हैं क्या? नहीं नहीं मोटा भाई, बात यह है कि हमारे घर में रसोई ही नहीं है, इसलिए घर में खाना बनता ही नहीं। मम्मी कभी कभी चूल्हा जलाकर खाना बना लेती है। अभय और विवेक की बात सुनकर दुकान का सारा स्टाफ जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अरे ये तो एकदम अनोखी बात है भाई। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी के घर में रसोई नहीं होती। तुम लोग मोहल्ले में बिना रसोई वाले घर में रहते हो। मोटा भाई, पता नहीं हमारे बड़े बूढ़ों का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से हमारे घर में रसोई ही नहीं है। दोनों भाई दुकान वाले से बात करते रहते हैं। तब तक उनका सामान पैक हो जाता है। दोनों ठेपला, ढोकला और बिरयानी लेकर घर लौट आते हैं। अरे राधिका, सोनिया, मम्मी पापा, आओ देखो मैं आप लोगों के लिए कितना सारा नाश्ता लेकर आया हूँ। अरे बेटा, तूने नाश्ता क्यों लेकर आया? मैं भी चूल्हा जलाकर बना लेती। वैसे भी बाजार का खाना खा खा कर आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहने लगी है। अरे माँ, चिंता मत करो, ये मैं बहुत अच्छी दुकान से लेकर आया हूँ। किसी को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल घर जैसा खाना है। सोनिया और राधिका बर्तन लेकर आती हैं।
सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बाजार से लाया हुआ नाश्ता खाते हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद राधिका अपने कमरे में चली जाती है। सुमित्रा देवी और हरिशंकर जी किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। विवेक और अभय तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और एक काम करती हूँ, आज घर में बहुत सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं, सारे कपड़े धो लेती हूँ। सोनिया कपड़े लेकर वॉशिंग एरिया के पास जाती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अरे यार, लाइट और चली गई। अब लगता है मशीन नहीं लग पाएगी। एक काम करती हूँ, सारे कपड़े छत पर ले जाती हूँ। आज वैसे भी धूप निकली हुई है तो छत पर ही धोकर सारे कपड़े सुखा दूंगी। सोनिया सारे कपड़े लेकर छत पर जाती है और एक एक करके धोने लगती है। तभी उसकी नजर छत के कोने में बने एक छोटे कमरे पर पड़ती है। कमरे की खिड़की का कांच टूटा हुआ है। अरे ये क्या है? इस कमरे के बारे में तो किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। चलकर देखना पड़ेगा। कपड़े धोते धोते सोनिया उस कमरे के पास जाती है और टूटी खिड़की के कांच से झांक कर देखती है। अरे ये तो रसोई है। इसके अंदर गैस, सारे बर्तन, मसाले रखे हुए हैं। लेकिन ये रसोई ऐसी क्यों लग रही है जैसे जली हुई हो? शायद कोई हादसा हुआ होगा। मुझे इसके बारे में मम्मी जी से बात करनी ही होगी। सोनिया जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सारे कपड़े धो लेती है और उन्हें सुखाने के लिए टांग देती है। उसके बाद वो हॉल में आकर टीवी देखने लगती है और सास ससुर के आने का इंतजार करती है। सास ससुर के आते ही, मम्मी जी, आज मैंने छत के ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम देखा है। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर उस स्टोर रूम का राज क्या है, और अगर हमारे घर में छत पर रसोई बनी हुई है तो हम उसमें खाना क्यों नहीं बनाते? बहू, आज के बाद मुझसे तू इस बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछेगी। सुमित्रा जी गुस्से में सोनिया को घूरती हुई तेज कदमों से अपने कमरे की ओर जाती हैं। अभय, तू जल्दी से मेरे कमरे में आ। जी माँ, आया मैं। अभय तेजी से माँ के पीछे पीछे कमरे में दाखिल होता है। सुमित्रा जी दरवाजा जोर से बंद कर देती हैं। अभय, अपनी बीवी को समझा ले। आज के बाद ना तो ये छत पर उस कमरे के आसपास जाएगी और ना ही ये मुझे घर में रसोई ना होने के बारे में या फिर छत पर बने उस कमरे के बारे में कोई सवाल पूछेगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंता मत करो माँ, मैं सोनिया को अच्छे से समझा दूंगा। अभय कमरे से निकलकर अपने कमरे में आता है। सोनिया पलंग पर बैठी मोबाइल देख रही होती है। सोनिया, आज तुमने माँ को बहुत दुख पहुंचाया है। माँ कितनी जोर जोर से रो रही है। आज के बाद तुम मुंह से छत पर बने उस कमरे के बारे में या घर में रसोई ना होने के बारे में कोई सवाल नहीं करोगी। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरी वजह से मम्मी जी को इतनी तकलीफ हुई है तो मैं आगे से ऐसी कोई गलती कभी नहीं करूंगी। उस दिन सोनिया को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो चुपचाप रोते हुए सो जाती है। लेकिन अगले दिन शाम के समय जब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो मम्मी जी के कमरे से आ रही है। सोनिया धीरे धीरे सास के कमरे की ओर बढ़ती है। दरवाजे से झांकती है तो देखती है कि सुमित्रा जी एक पुराने फेंकी पड़ चुकी तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही है। अरे मम्मी जी, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं? और ये तस्वीर दिखाइए तो। ये तस्वीर किसकी है? बहुत सुंदर लग रही है। मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे आसपास मत रह। तू जा यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। नहीं मम्मी जी, आप इतनी जोर जोर से रो रही हैं। मैं जानती हूँ कि जरूर कोई राज है जिसे आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। अब मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे इस घर से जुड़े सारे राज जानने हैं। इसके बाद सुमित्रा जी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर आंसू पहुँचते हुए टूटी आवाज में बोलती हैं। बेटा, ये तेरी ताई सास की तस्वीर है और हमारे घर में रसोई न होने का राज भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। सुमित्रा जी रोते रोते सोनिया को पूरा राज बता देती हैं। मुझे इस राज की सच्चाई को पता लगाना होगा और अपनी सास को इस सदमे से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ताई जी के जाने के गम की वजह से मम्मी जी को सदमा लगा हुआ है। मम्मी जी, आप चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप आराम से सो जाओ। इसके बाद सोनिया अपनी सास को सुलाकर अपने कमरे में आ जाती है और अगले कुछ दिनों तक सोनिया रोजाना छत पर जाती है। टूटे हुए कांच से झांककर पुरानी रसोई का मुआयना करती है। इन दिनों में सुमित्रा जी को लगातार खांसी रहती है। इसी वजह से घर का एक भी दिन चूल्हा नहीं जलता। रोजाना बाजार से खाना लाकर सभी लोग खाते हैं। सुनते हो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पूरी रात हो गई मुझे उल्टी दस्त होते हुए। हाँ, मुझे भी पूरी रात उल्टी दस्त हुए। पता नहीं, लगता है कल रात को जो खाना खाया था वो नुकसान कर गया है शायद। मेरे भी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरी भी हालत उल्टी करते खराब हो गई है। पूरी रात चैन से सो नहीं पाया। विवेक,
मेरे भी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे तो अब ये दर्द सहा भी नहीं जा रहा। उस दिन पूरे परिवार की हालत खराब हो जाती है। सभी को उल्टी, दस्त और चक्कर आ रहे हैं। एक दिन पहले सभी ने बाजार के छोले भटूरे खाए थे, लेकिन सोनिया का उस दिन सोमवार का व्रत था, इसीलिए उसने बाजार का कुछ भी नहीं खाया था। सोनिया को छोड़कर सबकी तबीयत खराब है। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। मेरे घर में सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई है। शायद सभी को फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या आप अपनी एम्बुलेंस भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं। सोनिया एड्रेस बताती है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है। एक एक करके सभी को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि सभी को सीवियर फूड पॉइजनिंग हुई है, जिससे आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर कुछ दिनों तक सभी को अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने की सलाह देते हैं। उसी समय बाजार के खाने की वजह से सभी की तबीयत खराब हुई है, तो क्यों ना मैं चुपचाप एक छोटी रसोई बना लूं और सभी लोगों को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाऊं। अपने मन में ये सोचकर सोनिया बाजार से एक छोटा सा चूल्हा और सिलेंडर लेकर आती है। छत की बालकनी में छिपा कर रख देती है और 4 दिन बाद जब सबकी अस्पताल से वापसी होती है तब अच्छा हुआ आप लोग आ गए। लीजिए, मैंने सभी के लिए बाजार से खिचड़ी मंगवाई है। ये खिचड़ी बिल्कुल घर जैसी है। आप लोगों को खाकर अच्छा लगेगा। सोनिया सभी को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खिचड़ी परोसती है और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खिचड़ी खाते हैं। मैंने पूरे 30 साल बाद इतने स्वाद का खाना खाया है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल घर जैसा खाना है। बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने ये जहाँ से मंगाया है वहीं से रोजाना मंगवा लिया करो। हाँ, अस्पताल में 4 दिन दवाइयाँ खाने के बाद मुंह कड़वा हो गया था। आज ये खिचड़ी खाकर सच में बहुत अच्छा लगा। पूरा परिवार प्यार से खिचड़ी खाता है और उसके बाद सोनिया हर रोज सुबह शाम छत पर किसी न किसी बहाने से जाती है। खाना बनाकर नीचे ले आती है। एक दिन शाम के समय घर के बाहर, अरे सोनिया बहू, राधिका बहू, मैंने तो इतने दिनों से चूल्हा जलाया नहीं है। राधिका बहू को तो खाना बनाना भी नहीं आता, और सोनिया बहू, मैं तुम्हें भी चूल्हा जलाते हुए नहीं देखी। तो आजकल इस अलमारी में जो राशन रखा हुआ था वो जा कहाँ रहा है? मम्मी जी, मैं तो कभी खाना नहीं बनाती। मुझे नहीं पता राशन कहाँ जा रहा है। अरे मम्मी जी, बाजार से जो खाना आता है उसमें कुछ मिर्च मसाले कम होते हैं। मैं बस वही मिर्च मसाले अपने घर के राशन में से मिला देती हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ खत्म हो जाए तो तुम बाजार से और ले आना। सुमित्रा जी के जाने के बाद सोनिया का मौका मिलता है। वो बाजार जाती है और ताजी सब्जियां व राशन खरीद रही होती है। अरे सब्जी वाले भैया, मुझे एकदम ताजी ताजी लौकी, टमाटर, भिंडी, हरी मिर्च, अदरक दे देना। बहन जी, ताजा ताजा मेथी और पालक भी खेतों से टूट कर आया है, ये भी ले लो। हाँ ठीक है, कम करो, दे दो। सोनिया सब्जी और राशन का सामान खरीद रही होती है, तभी पड़ोस की औरतें उसे देख लेती हैं। अरे तुम्हारे घर में तो रसोई नहीं है। तुम तो मोहल्ले में बिना रसोई वाले ससुराल में रहती हो, तो तुम्हें सब्जियों की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, तुमने तो बहुत सारा राशन भी खरीदा हुआ है। बिना रसोई के खाना कहाँ से बनाओगी? बिना रसोई वाले ससुराल में रहकर कोई सदमा लग गया है क्या? अरे हो सकता है दान पुण्य करने के लिए लेकर जा रही हो, ताकि उनके परिवार पर लगा कलंक धुल जाए। अच्छा आंटी जी, आप लोगों को हमारे घर में हो रहे किसी भी मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में रसोई है या नहीं, ये हम देख लेंगे। सोनिया जवाब देकर घर आ जाती है। बहुत सारा राशन और सब्जियों के थैले हाथ में लेकर सीधे छत पर जाती है। राधिका उसे देख लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। ये सोनिया कभी बाजार नहीं जाती, ना ही जोमेटो स्विगी से कोई खाना घर पर आता है, तो आखिर खाना आ कहाँ से रहा है? राधिका को सोनिया पर शक होता है। उसी दिन जब सोनिया छत पर जाती है, राधिका चुपचाप उसके पीछे पीछे जाती है। हे भगवान, इसने तो हमारे परिवार को शापित कर दिया। तुम्हें पता है ना, हमारे परिवार का कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से हमारे घर में रसोई नहीं बन सकती, और तुमने उस राज के खिलाफ जाकर रसोई बना ली। मुझे अभी मम्मी जी को बताना पड़ेगा। भाभी, आप इतना कलेश क्यों कर रही हैं? रसोई मैंने बनाई है, खाना मैं बना रही हूँ, और इतने दिनों से हम लोग घर का खाना ही तो खा रहे हैं। देखो, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप शांत हो जाओ। अच्छा, मैं शांत हो जाऊं ताकि तुम अभी तो ये कोने में रसोई बना रही हो, फिर नीचे घर में भी रसोई बनवा लोगी। उसके बाद मुझे भी घर में काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी होशियारी अपने पास रखना। इस घर में रसोई नहीं बननी चाहिए। दीदी, आप अपने आलस की वजह से घर के सभी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हैं? अच्छा, मैं सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ?
रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। राधिका गुस्से में आकर सोनिया की बनी बनाई छोटी रसोई को तोड़ देती है। गैस, बर्तन और सामान छत से नीचे फेंक देती है। ऊपर से सामान गिरता देखकर पड़ोस के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। राधिका सोनिया का हाथ पकड़कर नीचे आती है। अरे मम्मी जी, पापा जी, जल्दी आइए, पड़ोसन आंटी लोग भी आइए। देखिए, हमारे घर में रसोई न होने का राज है ना। हमारे घर में रसोई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इसने हमारी परंपरा को तोड़ा है। इसने छत पर चुपचाप एक रसोई बना ली है और उसी में बनाकर ये हमें खाना खिलाती है। ये हमारे परिवार को मार डालना चाहती है। अरे नहीं भाभी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं तो बस अपने परिवार के लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहती थी। राधिका के चलने की आवाज सुनकर सभी पड़ोसी लोग बातें बनाने लगते हैं। अरे तुम लोग तो कलंकित हो गए। सुमित्रा, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे परिवार का नाम शर्मसार कर दिया। तुम लोग तो रसोई के नाम पर कलंकित हो। तुम्हारे यहाँ तो रसोई बन ही नहीं सकती। अरे इन्हें तो रसोई न होने का श्राप मिला था शायद, लेकिन उसके बाद भी उनकी बहू ने रसोई बनवा ली। भगवान जाने इन लोगों का क्या होगा। कोई इनकी वजह से हम लोग भी मुसीबत में न पड़ जाएं। मोहल्ले की औरतें सुमित्रा जी की बेइज्जती कर रही होती हैं। सुमित्रा जी जोर जोर से रोने लगती हैं। मम्मी जी, आप सभी के सामने ये राज बाहर आ जाना चाहिए कि आखिर हमारे घर में रसोई क्यों नहीं है। नहीं बेटा, जो राज दबा हुआ है उसे दबा हुआ रहने दो। गड़ी मुर्दे उखाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मम्मी, आज मैं सबको वो राज बताऊंगी। तो सुनो सब लोग, बात ये 35 साल पहले की है। आज तो मैं धन्य हो गई। कम से कम एक बहू तो घर में दहेज लेकर आई है। आज से ये छोटी बहू ही हमारी लाडली होगी। हाँ माँ जी, वरना पुष्पा के आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि हमारे घर पर गरीबी छा गई है। अरे दादी जी, मम्मी जी, आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे परिवार वाले गरीब हैं, इसीलिए दहेज नहीं दे पाए। आज घर में खाना मिलेगा या नहीं, या फिर 3 बहुओं के होते हुए भी भूखा रहना पड़ेगा। हाँ दादी, बस मैंने खाना बना दिया है। देखिए, आज मैंने आपके लिए 2 तरह की सब्जी, रायता, पूरी और खीर भी बनाई है। अच्छा, इतना सारा खाना बनाने से पहले तुमने किसी से पूछा था? अपनी औकात मत भूलो। गरीब घर से आई हो, गरीब बनकर रहो। और ये जितना खाना तुमने बनाया है, तुम इसमें से कुछ भी नहीं खाओगी। कल की बासी रोटियां रखी हैं, वही खाना है। लेकिन भाभी, जब दादी ने कहा और भाभी ने खाना बनाया है तो वो भी तो खाना खा सकती है ना। आप उन्हें खाने से क्यों रोक रही हैं? सुमित्रा बेटा, जो बहू घर में दहेज लेकर नहीं आई और गरीब खानदान से आई है, उसे सिर पर नहीं चढ़ाते। तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ और आज ये बासी रोटी ही खाएगी। आप लोगों को पता है, हमारी घर की बड़ी बुजुर्ग औरतों ने ताई जी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मम्मी जी और ताई जी की आपस में बहुत बनती थी। एक दिन दादी सास ने ताई जी की बहुत बेइज्जती की, जिसकी वजह से ताई जी ने रसोई में जाकर खुद को आग लगा ली। उसी दिन के बाद से मम्मी जी को रसोई के नाम से सदमा लग गया और हमारे घर की रसोई बंद हो गई। सोनिया की बताई हुई कहानी सुनकर पड़ोस के सभी लोग आंखों में आंसू भरकर रोने लगते हैं। राधिका भी शर्मिंदगी से सिर झुका लेती है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से भाभी को अपनी जान देनी पड़े, लेकिन सुमित्रा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती तो तुम्हारी सास और दादी सास की थी। तुम गुनहगार नहीं हो। मम्मी जी, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हमारे घर की रसोई में हमें ताई जी का आशीर्वाद मिलेगा। ताई जी आपसे बहुत प्यार करती थी। अब सुमित्रा जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। सभी लोग मिलकर सुमित्रा जी को समझाते हैं। उसके बाद ठीक है, हम भाभी की रसोई को दोबारा से बनाएंगे और पहले भोज अपनी भाभी के नाम का ही करेंगे। ठीक है, मैं आज ही मजदूरों को बुलाकर भाभी की रसोई को दोबारा बनवाने का काम शुरू कर देता हूँ। हरिशंकर जी उस दिन से ही मजदूरों को बुला लेते हैं और एक ही महीने में मजदूर पुष्पा जी की पुरानी रसोई को दोबारा से बनाकर तैयार कर देते हैं। रसोई में पुष्पा जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई जाती है। रसोई बनने के बाद घर में बहुत बड़ी पूजा कराई जाती है। सबसे पहले खाना सुमित्रा जी अपनी जेठानी पुष्पा जी के नाम से बनाकर ब्राह्मणों को खिलाती हैं। सोनिया बहू, आज तेरी वजह से मेरे घर में फिर से रसोई बन पाई है और मेरी जेठानी का आशीर्वाद मुझे मिला है। मुझे माफ कर दो सोनिया, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और तुम्हारी बेइज्जती भी की। अब मैं समझ चुकी हूँ कि बिना रसोई का ससुराल ससुराल नहीं होता। आज के बाद मैं भी घर में खाना बनाया करूँगी।
मम्मी जी, आज के बाद हम लोग कभी भी बाहर का खाना नहीं खाएंगे और हमेशा अपने घर में ही बनाकर खाएंगे। उस दिन के बाद से सुमित्रा जी की रसोई कभी खाली नहीं रहती थी। अपनी जेठानी पुष्पा जी के आशीर्वाद से घर में हर रोज कई कई तरह के पकवान बनते थे। सभी लोग खाकर हमेशा खुश रहने लगे थे, क्योंकि अब मोहल्ले में बिना रसोई वाला ससुराल अब रसोई वाला ससुराल बन गया था। अब उसने केवल मसालों से नहीं बल्कि प्यार और आशीर्वाद से खाना बनाया जाता था।